नमस्कार। आपने पिछले प्रॉपर्टी लॉ के स्पेशल प्रस्तुति में यह देखा कि किस तरह से रजिस्ट्री होने के बावजूद भी आप अपने मकान के मालिक नहीं बनते। आपने यह भी देखा कि आपको बैंक ने लोन दे दिया, आप समय पर ईएमआई चुका दे रहे हैं या चुका चुके हैं, फिर भी आप मकान के मालिक नहीं। आज हम आपको इस तीसरे एपिसोड में बताएंगे कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो किस तरह से आपको ट्रैप करता है, आपको फंसाता है। आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट को साइन करते वक्त आपने इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जो आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी अदालत बचा नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, एंड राइटर एंड ऑथर ऑफ द बुक प्रॉपर्टी लॉ अनवील्ड, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। आप यह किताब हमसे डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं अपने प्रॉपर्टी लॉ के इस तीसरे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ, जिसका टाइटल है बिल्डर बायर एग्रीमेंट और आपके साथ हो रहा बड़ा धोखा, एक बड़ा छलावा। आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट 99.9% लोग बिना पढ़े साइन करते हैं। अगर मेरी बात सत्य है तो कमेंट में यस लिखिए। एक ताली भी बनती है मेरे लिए, कुछ लाइक्स भी बनता है। 99.9% लोग बिल्डर बायर एग्रीमेंट आंख बंद करके साइन करते हैं। तो जनाब, अगर आपने ऐसा किया है और आप ऐसा करने जा रहे हैं और आप ऐसा करते हैं, तो नोट कर लीजिए, आपने फ्लैट नहीं खरीदा है, आप मुगालते में हैं। आपने क्या किया है, अपना राइट्स बिल्डर को बेच दिया है। यू हैव सरेंडर्ड योर राइट्स टू बिल्डर एंड यू हैव पेड ऑल्सो मनी फॉर दिस। है ना गंभीर बात, सनसनीखेज भी है, खतरनाक भी है, लेकिन यह सच है। किसी ने नहीं बताया, इसीलिए प्रॉपर्टी लॉ से संबंधित हमारी किताब पढ़िए और इसीलिए फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को देखना अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। इधर उधर की रील्स बहुत देखते हैं, छोड़िए उसको। राजनीति पे भी बहुत बहस करते हैं, उसको भी भूलिए। अपने राइट्स पे जागरूक होइए, लोगों को जागरूक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। नहीं करेंगे, पता है, करेंगे तो 15-20 लाख रुपए वकीलों को कैसे देंगे। खैर, आपका आउटलुक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक क्लाउज, दैट वन सीक्रेट, जो 90% बायर्स कभी नहीं पढ़ते और बाद में कोर्ट के सामने वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन साहब कुछ भी नहीं मिले। बिल्डर बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, साइन कर दीजिए, बैंक से अप्रूव्ड है ये एग्रीमेंट, आप क्या कर लेंगे पढ़ के। बैंक को आपत्ति नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है साहब, लोन तो हो ही रहा है और सारे बायर साइन कर रहे हैं। आपको ये अलहदा है, आपको इकलौते हैं, आप इतनी मीन मेक निकाल रहे हैं। तो साहब, यह जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, वह बिल्डर फ्रेंडली फॉर्मेट है। वो आपको आपके हितों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया है, वो बिल्डर के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट कोई कानून नहीं है। इज नॉट ए लॉ दैट इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट सब पे लागू होगा। इट इज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जिसका ड्राफ्ट किसने किया है, बिल्डर के लॉयर ने। जिसके लिए फीस किसने दी है, बिल्डर ने। तो वकील उसका और काम करेगा वो आपका, समझ लीजिए। तो उसके वकील ने जो फीस ली है तो अपने बिल्डर के लिए, अपने क्लाइंट के प्रोटेक्शन के लिए वो काम करेगा और वो करता है।
और इसीलिए बिल्डर कहता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां हर उसके हक, हकूक, अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, एंड इट इज नॉट बायर्स फ्रेंडली, इट इज सेलर फ्रेंडली। अब उसमें जो सबसे डेंजरस क्लाउज है, जो वहां लिखा होता है, उसकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपने एक फ्लैट ले भी लिया, उसमें रह भी रहे हैं, तो अपना पुराना बिल्डर बायर एग्रीमेंट निकालिए, उसको आज जरा अध्ययन कीजिए मेरे साथ। उसमें जो सबसे सेंसिटिव बात है, जो सबसे डेंजरस है, जो सबसे खतरनाक बात लिखी होती है, वो लिखी होती है फोर्स मेजर। ये टर्म आपने कोरोना के टाइम में सुना होगा। इस टर्म ने बहुत लोगों को बचाया और इस टर्म का नहीं होने के कारण बहुत लोग गए भी, कोरोना में जिंदा बच गए, बट वैसे बिजनेस गया उनका। अब दूसरी बात जो लिखी होती है, डिले ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। और तीसरी बात, नो लायबिलिटी फॉर इनडायरेक्ट लॉसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि ये तीन बातें लिखकर बिल्डर ने आपसे आपका हाथ काट लिया, आपसे आपकी राइट खरीद ली। क्या क्या राइट खरीदी? कि भैया अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो यह बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर पोजीशन लेट होता है तो यह भी आपकी प्रॉब्लम है, यह बिल्डर की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, इस सारे पीरियड में जो गिवन डेडलाइन है उस पर फ्लैट नहीं देने के कारण आप जो ईएमआई पे करेंगे और साथ में आपको घर नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप किराए पर रह रहे हैं, तो उसका ईएमआई प्लस रेंट का नुकसान आपका हेडेक है। बिल्डर उसके लिए आपको किसी तरह से कंपनसेट नहीं करने जा रहा है। और इस तरह के डिलेड पोजीशन में, इस तरह के डिलेड प्रोजेक्ट में बिल्डर तो मस्त है, बिल्डर चिल है, और आप परेशान हैं, आप खून के आंसू रो रहे हैं। तो रोते रहिए, लिख के तो आपने दिया, साइन तो आपने किया, अंगूठा तो काट के आपने दे दिया है, दोनों हाथ काट लिया, अंगूठा तो छोड़िए। उसी तरह से दूसरा किलर लाइन देखिए इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट का। वो क्या कहता है कि कोर्ट्स एट बिल्डर सिटी एलोन शैल हैव जुडिक्शन। जहां बिल्डर रहता है, जहां बिल्डर की कंपनी है, रजिस्टर्ड है, उसकी सुविधा अनुसार ही उसके खिलाफ उस शहर के कोर्ट में ही केस फाइल हो सकेगा। मतलब आप रहते हैं दिल्ली में, प्रॉपर्टी है नोएडा में, और बिल्डर का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। हाँ, समझिए खेला। एक प्रेस्टीज बिल्डर आया बेंगलोर से, इंदिरापुरम में घर बना रहा है, रहिए आप दिल्ली में, मकान है गाजियाबाद में। कल को प्रेस्टीज के खिलाफ प्रॉब्लम आई तो जाना पड़ेगा बेंगलोर के कोर्ट में। खरीदिए और प्रेस्टीज। खैर हमें कुछ नहीं कहना, सुना है बड़ा धमाल मचा रहा है प्रेस्टीज, पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये सब क्लाउज। सो इन केस ऑफ प्रेस्टीज, है ना, एग्जाम्पल, यू हैव टू गो टू बेंगलोर। यहां पे जो मैं बात कह रहा हूं कि आपका घर है नोएडा में, आप रहते दिल्ली में हैं, आपका अकाउंट दिल्ली में था जिससे आपने पेमेंट करी है, चेक दिया है, लेकिन बिल्डर का जो पता है वो मुंबई का है, तो साहब बिल्डर के खिलाफ केस फाइल करने आप जाएंगे मुंबई, क्योंकि आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इस बात को एग्री किया। कोर्ट कहता है यू हैव एग्रीड, एंड यू हैव एग्रीड वॉलंटरली। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी हालत में ट्रैवल, लॉयर, टाइम, सब का खर्चा कम से कम दुगना तिगुना तो होने जा ही रहा है। लेकिन यह सौदा खरीदा किसने? पैसे दे के आपने। आया ना मजा? तो बजाइए ताली, ठोकिए ताली।
नहीं ठोकेंगे, नहीं देखेंगे वीडियो, नहीं करेंगे शेयर, मत करिए। चलिए, अब आता है पेनल्टी क्लाउज। बिल्डर आपको समझाने के लिए, भरमाने के लिए एक पेनल्टी क्लाउज डालता है, और उसका डबल स्टैंडर्ड देखिए उस पेनल्टी क्लाउज का। डिले बाय बायर तो आप इंटरेस्ट देंगे 18%, 20%, 24% तक, और बिल्डर को यह राइट है कि वो आपकी डील को कैंसिल भी कर देगा, और उसको यह भी राइट है कि आपकी बुकिंग अमाउंट को वो फॉरफिट कर लेगा। और डिले बाय बिल्डर, अगर बिल्डर की तरफ से देरी होती है तो आपको मिलेगा 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ। अब इस पे कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई देखिए, वन साइडेड एंड क्लाउजेस कैन बी स्ट्रक डाउन। बट कहता कौन है बिल्डर को स्ट्रक डाउन करने के लिए? आप तो साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद इस ग्राउंड पे कि साहब ये क्लाउजेस वन साइडेड थे, आप इसको स्ट्रक डाउन कराने के लिए बाद में विवाद की स्थिति में कोर्ट पहुंचते भी हैं, तो आपको कानून आपके पक्ष में है, बट ईयर्स ऑफ लिटिगेशंस लगेगा, पैसे खर्च होंगे, और बिल्डर तो एंजॉय करेगा, आप पे करते रहिए ईएमआई। और फिर आता है एग्जिट एंड कैंसिलेशन का ट्रैप बिल्डर की तरफ से इस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्या लिखता है? बिल्डर कैन कैंसल सोली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। बिल्डर को हमेशा राइट है कि वो आपके फ्लैट को कैंसिल कर सकता है। बायर्स कैंसिलेशन मींस ह्यूज डिडक्शंस। बायर कैंसिल करता है तो डिडक्शन होगा। तो यू एग्जिट, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड। बिल्डर एग्जिस्ट, मस्ती, चिल, प्रिविलेज। और किसी भी हालत में दोनों ही एग्जिट में रजामंदी से, तो फिर एक चीज एब्सेंट है कि रिफंड की टाइमलाइन क्या है, बिल्डर कितने दिन में पैसा देगा? एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इट। दैट इज द स्वीट विल ऑफ बिल्डर, दैट इज हिज डिस्क्रिप्शन। अब लोग, एक नया छलावा आ गया है, रेरा। चूंकि कंपलसरी है तो बिल्डर अब अपने ब्रोशर पे लिख देता है कि साहब वो रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा के तहत से उसकी टाइमलाइन ये है, और क्या, हाँ, और आप कहते घूमते हैं कि साहब ये तो प्रोजेक्ट रेरा में है, तो ये तो हम खरीद सकते हैं आंख बंद करके। भैया 99.9% लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी जा करके जो ब्रोशर में बात लिखी गई है उसको रेरा में है कि नहीं है चेक ही नहीं करता। खुदा ना खास्ते चेक कर लिया तो आइए समझते हैं इसकी सच्चाई क्या है कि रेरा आपको कितना बचाता है। रेरा है, इसका मतलब क्या 100% सेफ है? रेरा कानून कहता है कि कोई अगर अनफेयर क्लाउज बिल्डर की तरफ से बिल्डर बायर एग्रीमेंट में है तो रेरा उसको ओवरराइड कर सकता है। बट ये सिद्धांत में ही है, प्रैक्टिकल में नहीं होता। रेरा का प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट जीरो। रेरा के डिसीजन लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होगा। बिल्डर आज भी अपना वही पुराना एग्रीमेंट लेके टहल रहा है, एंड रेरा हैज नो टेथ टू स्टॉप बिल्डर्स। रेरा एक शील्ड है, एक कवच है, लेकिन यह कवच तभी काम करता है जब आप उस कवच को यूज करना जानते हैं। इट्स ए हेलमेट, बट वन हैज टू वियर द हेलमेट। एक कवच है, लेकिन कवच तो पहनना पड़ेगा ना साहब, आपको उसको यूज करना तो आना चाहिए। अब इन सारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप, मैं जानता हूं आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप तो डरा दिए, अब हमें ये बताइए कि हम करें क्या। ठीक है, वो तो बताना ही पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब अब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे
तो आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, एक एक लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी वकील से पढ़वाएंगे। और बिफोर साइनिंग आप फोर्स मेजर का जो क्लाउज है उसको हटवाएंगे। बोले भाई ये तो नहीं चलेगा। जो पेनल्टी क्लाउज है उसको भी बराबर कराएंगे कि भैया मेरे से गलती होगी तो मैं ये पेनल्टी दूंगा, तेरे से गलती होगी तो मैं ये पेनल्टी भी लूंगा। तीसरा, जो जुरिडिक्शन है वो नेचुरल आप मांग करेंगे कि भैया मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली से पैसे दे रहा हूं, तो कल को विवाद दिल्ली के कोर्ट में सेटल होगा, ये लाइन चेंज कर। प्रॉपर्टी मैक्सिमम इतने ही समझौता कर सकता हूं कि प्रॉपर्टी गाजियाबाद में है और प्रॉपर्टी नोएडा में है, तो भैया जुरिडिक्शन नोएडा या गाजियाबाद का ही होगा। चौथा, आप क्लियर डेट ऑफ पोजीशन दिलवाएंगे उससे, इतनी तारीख को ये फ्लैट मुझे मिल जाएगा, वरना इस हिसाब से कंपनसेशन मुआवजा तुम्हें देना पड़ेगा। और एग्जिट क्लाउज भी बहुत क्लियर होगा। और अगर एग्जिट की केस में जो रिफंड है मेरा, तो वो कितने दिन में वापस होगा वह भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होगा। अब यहां पे जब आप इतनी शर्तें रखेंगे तो बिल्डर बोलेगा भाई एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, स्टैंडर्ड है, ये तो चेंज नहीं होता। तो आपको वहां पे खूंटा गाड़ना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट चेंज नहीं होता तो साहब नमस्कार, यह डील भी क्लोज नहीं होगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसा कह के। तो इस स्थिति से आप समझ गए होंगे कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वह लीगल माइनफील्ड है, वह लीगल बैटलफील्ड है। और जो इसको बिना पढ़े साइन करता है वह कोर्ट में बोलने का राइट भी खो देता है, कोर्ट के सामने भी जाने का अपना अधिकार खो देता है। अगले एपिसोड में आपसे बात होगी कि यह तो बिल्डर से खरीदी गई प्रॉपर्टी के संबंधित कानून था। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो किसी की पैतृक संपत्ति रही है, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के नाम पर बाजार में इन दिनों किस तरह का स्कैम चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जहां रजिस्ट्री तो होगी उस प्रॉपर्टी की, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही शिद्दत से और आसानी से केस भी होते। तो फिलहाल मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।